नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन शर्मा और अपन प्रिपरेशन कर रहे थे टीआरआई क्लासेस के अंदर यानी कि द रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के अंदर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम की। अपन ने अभी तक फिजिक्स के 2 चैप्टर को पूरा कर लिया। तीसरा चैप्टर अपन लोगों ने पिछली क्लास में आधा कर लिया था, जिसमें कि अपन ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बेसिक क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था। अपने पास में थर्ड यूनिट आती है यहाँ पर। थर्ड यूनिट के अंदर सेकंड यूनिट है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड यूनिट के अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बच्चे 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है अपने पास में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, ये वाली प्रिपरेशन अपन लोगों ने पिछले वीडियो में अपन लोगों ने कर लिया था। अभी अपने पास में है इस वाले वीडियो के अंदर आज अपन लोग जो स्टडी करेंगे वो है इसका सेकंड पार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को जनरली अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल देते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा वैद्युतिकी के अपन सेकंड पार्ट के अंदर अपन जनरली इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। किरचॉफ्स लॉ, 2 लॉ होते हैं, बेसिक एप्लीकेशन होती है, इंपॉर्टेंट है यार। किरचॉफ्स लॉ, केवीएल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा 95%। आप ये मानकर चलिए कि इसमें से किरचॉफ केवीएल में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सिंपल है, टॉपिक है। मीटर ब्रिज सिंपल टॉपिक है। पोटेंशियल मीटर थोड़ा सा हार्ड है मीटर ब्रिज से, लेकिन इसकी केवल 3 ही एप्लीकेशन अपने पास में, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अपने पास में सबसे पहले है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में अपने पास में बच्चों 2 लॉ आते हैं। किरचॉफ्स लॉ के अंदर 2 लॉ आते हैं। पहला जो लॉ आता है उसका नाम क्या अपने पास में, फर्स्ट लॉ, यानी कि केसीएल। क्या नाम देते हैं अपन इसको, केसीएल अपन इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में चीज क्या है कि भाई केसीएल या फिर, हाँ जी, केसीएल बोल दीजिए, ठीक है, या फिर फर्स्ट लॉ बोल दीजिए, या फिर जंक्शन रूल, या फिर पॉइंट रूल। पॉइंट रूल हम इसको और बोल देते हैं। ये नियम क्या बोलता है कि अपने पास में जहां पर भी जितने भी तार आकर जो जुड़ रहे हैं ना, जितने भी तार आकर जो कनेक्ट हो रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी तार आकर जुड़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना भी नेट करंट होगा वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0, यानी कि किसी भी पॉइंट पर टोटल करंट कितना बनता है, 0 बनता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए अपन करते क्या है कि इस चीज को समझने के लिए जो इनकमिंग जो करंट होता है, द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं और आउटगोइंग करंट को अपन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। आउटगोइंग करंट को अपन नेगेटिव ले लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि यही करना है, जरूरी नहीं है कि भाई आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ही लेना, पॉजिटिव ले लो, बट इनकमिंग करंट को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। दोनों के अपोजिट साइन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो रहा है कि बच्चों इस वाले में तो I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले में I2 करंट यहां से जा रहा है, I3 करंट बाहर जा रहा है, I4 करंट अंदर आ रहा है, I5 करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों रेड कलर से जो शोन है वो जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और जो ग्रीन कलर से है वो करंट अंदर की तरफ आ रहा है। तो अंदर वाले करंट को अपन ने क्या माना, इनकमिंग करंट को अपन ने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो I1 और I4 ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। I1 पॉजिटिव है, I4 पॉजिटिव है, जबकि I2, I3 और I5 ये दोनों के दोनों, ये तीनों की तीनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो इनका अपने पास में एल्जेब्रिक सम कितना हो गया, 0 हो गया। ये अपने पास में बस केसीएल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेयरली देखने के लिए मिलेगा। केसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा आतंक मुश्किल क्वेश्चन बनता नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, 10 से 12 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, तो इसको आसानी से देते नहीं है एग्जाम में। बट इसके बाद वाला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है वो, केवीएल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है। अपने पास में बच्चों क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आई इन ए गिवन फिगर। इस वाले चित्र के अंदर जो अपने पास में आई की जो वैल्यू वो अपन को बतानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यानी कि इस वाले दिए गए चित्र में अपने पास में आई की जो वैल्यू है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। ये रही आई की वैल्यू। सो बच्चों आई इज द आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन कहां पर है, ये रहा, पॉइंट कहां पर है, ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉइंट। तो आई क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ कौन कौन से करंट जा रहे हैं, आउटगोइंग करंट बाहर कौन कौन से हैं, पहले एक और मैं लिख लेता हूं उनको, कौन कौन से, एक तो आई है, ठीक है, और क्या है, एक 4 एम्पियर बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी 3 करंट है जो कि अंदर की तरफ है, इनकमिंग करंट। कौन कौन से, एक तो 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है,
तो फिर अपन सबको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अपन चाहे जैसा भी चाहे वैसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि भाई इनकमिंग करंट को अपन लोगों को कैसा लेना था, पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेना था। तो फिर इनकमिंग करंट कौन सा है अपने पास में, इनकमिंग करंट 5 + 4 + 2 माइनस, अब आउटगोइंग करंट अपने पास में क्या है, आई है, और आउटगोइंग करंट एक 4 और है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर अपने पास में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 4 + 2 कितना हो गया, ये 9 + 2 यानी कि 11 एम्पियर तो यहाँ पर आ गया, माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू अपने पास में रह जाएगी, आई को अपन राइट की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 11 माइनस ऑफ 4 यानी कि 7 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 एम्पियर। और किसी रीजन से आई की वैल्यू अगर अपने पास में नेगेटिव आ रही है, करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने करंट की डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया, यही मतलब है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ और लूप रूल। ये वाला नियम थोड़ा सा अपन ये बोलते हैं यहां पर कि भाई नेट वोल्टेज अपने पास में 0 होना चाहिए। नेट वोल्टेज फॉर एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब कि सर्किट, वो कितना होना चाहिए, यानी कि किसी भी क्लोज्ड बंद परिपथ के लिए कुल विभव का मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ द वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या कि यहां पर अपने पास में 2 लूप हैं, दोनों लूप्स की इक्वेशन बनाना समझ लीजिएगा। ये वाला अगर आपकी वीडियो समझ में आ गया तो फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। जितने लूप होंगे उतनी इक्वेशन बनेगी, पहली चीज है, जितने लूप होंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। और जितनी इक्वेशन है उतनी अननोन वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर अपने पास में 2 इक्वेशन बननी है तो फिर ज्यादा से ज्यादा अपने पास में 2 ही अननोन इक्वेशन हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। 2 ही अननोन वैल्यू हो सकती है, ज्यादा अननोन वैल्यू नहीं हो सकती। तो अपने पास में 2 लूप हैं, तो बच्चों जिस टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है उसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल बोल देंगे बैटरी के लिए, और जिस टर्मिनल में बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है एंटर कर, उसको नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ये तो बैटरी का केस था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, ठीक है। रजिस्टर के केस में क्या आ रहा है कि रजिस्टर में जिस टर्मिनल पर करंट एंटर कर रहा है उस टर्मिनल को अपन कैसे मार्क करेंगे, पॉजिटिव, और जिस टर्मिनल से करंट एग्जिट कर रहा है उस टर्मिनल को अपन कैसा ले लेंगे, नेगेटिव। तो बच्चों ओब्वियसली यहां पर इस वाले R2 रजिस्टर में इस वाले टर्मिनल पर वी कैन सी दैट करंट इज एंटरिंग, तो ये वाला टर्मिनल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, अपन ने सैम बना दिया, और जहां से करंट छोड़कर बाहर की तरफ जो निकल रहा है उसको अपन ने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो R3 जो रजिस्टर है इसमें आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि भाई एक तो एंड ये वाला है, एक तो एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, 2 टर्मिनल ये रहे, तो ओब्वियसली किस पर राइट एंड आ जाएगा, जिस पर करंट एंटर करेगा तो वहां पर आ जाएगा अपने पास प्लस, जब करंट एग्जिट करेगा तो वहां पर आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत नहीं है कि बैटरी के माइनस के साथ में कनेक्ट हो रहा है क्या रजिस्टर को, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली बात में, ठीक है। जितने लूप उतनी ही इक्वेशन। तो अब हो क्या रहा है कि यहां पर अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन लूप की इक्वेशन बनाएंगे। तो बच्चों लूप ए बी सी है, लूप ए बी सी ए, ठीक है। जिस पॉइंट से चलना चाहिए उसी पॉइंट पर आकर खत्म होगा, वही तो लूप बनेगा। तो लूप को अपन ने जो नाम दिया ना उसी की डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं। तो बच्चों हो क्या रहा है, ए से अपन को बी की तरफ जाना है, ए से लेकर बी, जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का जो सिंबल पहले आ रहा है उस सिंबल के साथ में अपन उसका पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि उसका अपन क्या लिखेंगे, ईएमएफ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ए से जब बी पर में जा रहा हूं तो पहले तो अपने पास में बैटरी आ गई, बैटरी का अपने पास प्लस आ रहा है, इसका वोल्टेज कितना है बैटरी का, वो है E1, तो प्लस का E1 आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला जो साइन है उसको छोड़ दो, इसका ऐसे कैसे उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब R1 पर आएंगे तो बच्चों जब R1 की तरफ आ रहे हैं तो फिर R1 की तरफ आने पर अपन को पहले क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, प्लस साइन तो बाद में आ रहा है। ए से बी की तरफ चल रहे हैं, यू चल रहे हैं, ठीक है। तो ए से जब बैटरी की तरफ आए तो फिर अपन ने +1 कर दिया, प्लस E1 कर दिया, वो ये रहा। जब अपन बैटरी से बाहर निकल के R1 की तरफ आएंगे तो पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, तो फिर नेगेटिव साइन। रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ओम्स लॉ से अपन क्या इक्वेशन लिखते हैं, V = IR। तो रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना बनेगा, वो बनेगा अपने पास में करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस।
कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर में, करंट फ्लो हो रहा है इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये दे रखा है कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 है, तो करंट कितना अपने पास में I1 R1, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया इस वाले पहले वाले रजिस्टर का, वो आ गया अपने पास में I1 R1। अब जो अपन ए से लेकर बी तक चल दिए, दो डिवाइसेस कनेक्टेड थी, दो एलिमेंट कनेक्टेड थे, एक तो बैटरी और रजिस्टर, ये पूरे हो गए, बी पॉइंट तक अपन पहुंच चुके हैं। बी से लेकर सी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ कंडक्टर कनेक्टेड है। सी से लेकर जो अपन वापस से ए पर आएंगे तो अपन को इस वाली डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में अपन लोगों ने लूप का नाम दे देना वही डायरेक्शन को अपन को मेंशन करते हुए चलना है। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उल्टा भी कर लेंगे तब भी अपने पास सेम इक्वेशन बनेंगे। तब होगा क्या कि यहाँ से अपन बी से लेकर सी पर कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट नहीं है, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। सी से लेकर जो अपन ए पर आएंगे तो फिर माइनस साइन पहले तो फिर करंट यू फ्लो कर रहा है, नेगेटिव साइन, तो करंट कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों इस वाले डिवाइस में, इस वाले पाथ पर, इस वाले पाथ पर करंट फ्लो कर रहा है अपने पास I1 प्लस ऑफ I2। लेकिन बच्चों अपन यूं जा रहे हैं तो अपने पास में नेगेटिव साइन पहले आ रहा है ना, तो अपन नेगेटिव साइन लगा देंगे। कितना करंट है I1 प्लस I2, ब्रैकेट में कितना लिखा I1 प्लस I2, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, R2 रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है R2, तो ये R2 के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट अपन ए पर पहुंच चुके हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसी पॉइंट पर अपन पहुंच चुके, तो नेट वोल्टेज कितना लिख दोगे, 0 लिख दोगे, ठीक है। एक तो लूप एबीसी की इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं अपन ADCA, ठीक है। यहां पर मैंने क्या नाम दिया, वो ACDA मैंने नाम दिया, तो फिर मैं इसी डायरेक्शन में चलूंगा, ACDA। तो बच्चों ए से लेकर सी, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर अपन ने एक लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना है तो दूसरे वाले लूप को भी अपन क्लॉकवाइज में मान लें, एंटी क्लॉकवाइज में भी मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मैंने इस वाले लूप को कैसे माना था, यू माना था, इस वाले डायरेक्शन में ये साइन बना हुआ ना, यू माना था, ठीक है। इस वाले लूप को ही मैं ऐसे क्लॉकवाइज में मान रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज ले ले तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, अपने पास में सेम इक्वेशन निकल कर आ जाती है। ए से लेकर सी पर गए, अपने पास में वोल्टेज ड्रॉप कितना बनेगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, करंट कितना है भाई I1 प्लस ऑफ I2, रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में, रेजिस्टेंस इज R2, ठीक है। ए से लेकर सी पर आ गए, प्लस साइन पहले आएगा ऑब्वियसली, तो यहां पर अगर प्लस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी पर आ गए, सी से अपन क्या जा रहे हैं, डी पर जा रहे हैं, तो पहले तो अपने पास में रजिस्टर आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस है इसका, R3 रेजिस्टेंस है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा अपने पास में, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है बच्चों, I2 और रेजिस्टेंस R3, प्लस साइन पहले आ जाएगा क्योंकि लूप की डायरेक्शन में प्लस पहले आ रहा है, ठीक है। ये R3 के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। अपन R3 रजिस्टर के बाद में जब E2 बैटरी की तरफ जा रहा है, इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ ना E2 है, तो माइनस साइन पहले आ रहा है, तो माइनस का E2। अपन डी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच गए ना, ये रहा डी पॉइंट। डी से ए पर जाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट नहीं है, कोई डिवाइस कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। जब कोई एलिमेंट अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर अपन ये कंडक्टर है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप शो नहीं करेंगे। पॉइंट ए पर पहुंच चुके हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसी पॉइंट पर आ चुके हैं, तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 कर दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो भी वैल्यू अपन को रिक्वायर्ड है वो इस वाले इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। सॉरी, ठीक है। ये अपने पास में KVL अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है प्रैक्टिस से, लेकिन इससे हो जाएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर रहेगा और सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन है अपने पास में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन। बच्चों फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, पहला नियम क्या बोलता है यहाँ पर कि पहला नियम क्या बोलता है कि भाई अपने पास में नेट करंट कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। नेट करंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर करंट को अगर मैं मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ किससे, मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ T से, तो I मल्टीप्लाइड बाई T, ये तो अपने पास में नेट करंट मल्टीप्लाइड बाई T विच इज इक्वल टू 0। तो करंट मल्टीप्लाइड बाई T क्या होता है अपने पास में, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है ना। तो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या बनता है, चार्ज, आवेश, आवेश बन गया ये। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि जितना चार्ज गया था उतना चार्ज ही एंटर कर जाएगा, जितना चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जिट किया था उतना ही चार्ज एंटर कर जाएगा। सो दैट वी कैन से दैट अपने पास में नेट चार्ज हमेशा इक्वल रहता है। तो पहला नियम तो किसको फॉलो करता है, पहला नियम बच्चों फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशेरा, आवेशेरा। तो ऑप्शन ए मिल रहा है,
लेकिन अब वही अपन कंफर्म कर लेते कि भाई जो ऑप्शन है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अपने पास में समीशन ऑफ नेट वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ नेट वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो किसी भी सर्किट के अंदर जितना भी करंट जो फ्लो कर रहा है, जितना भी करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मैं उसको आई से, आई टी से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ? आई टी से। तो समीशन ऑफ V मल्टीप्लाइड बाई आई टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये क्या बन रहा है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये क्या बन रही है? अपने पास में एनर्जी बन रही है। ये अपने पास में क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। यानी कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रहेगी, यानी कि चेंज इन एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? वो सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। सो ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 1 आ गया, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला नियम क्या बोल रहा है कि पहला बिंदु क्या बोल रहा है? किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। सही बात है। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2, किरचॉफ्स लूप फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हिंदी में अपन बात करें किरचॉफ का लूप नियम। जो सेकंड लॉ जो होता है, पहला नियम क्या होता है? जंक्शन लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है? लूप नियम होता है। विद्युत क्षेत्र के संरक्षण नियम का पालन करता है, यानी कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको फॉलो करता है। नहीं, वो किसको फॉलो करता है? वो केवल एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। एनर्जी कंजर्वेशन को, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो बच्चों पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ये रहा ऑप्शन बी। ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, करंट फ्लो इन ए गिवन सर्किट विल बी। इस वाले दिए गए परपथ में करंट का मान कितना आएगा? एक बार सर्किट को देख लीजिएगा, करंट का मान कितना आ जाएगा ये अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करंट का मान कितना आएगा? अपने पास में क्या है? बैटरी है 2 वोल्ट की, रेजिस्टेंस कितना है? R1। ये अपने पास में क्या है? बैटरी है 4 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना? R2। ये दोनों की दोनों बच्चों सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूँ ना, तो डायग्राम ये वाला निकल कर आ जाएगा। ये कितना हो गया अपने पास में? R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। ये कितना अपने पास में? E1 है, E1 की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट है। ये अपने पास में E2 है, E2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 वोल्ट है। ये अपने पास में R2, R2 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, और नीचे रेजिस्टेंस कितना? 5 ओम का। इसमें अपन KVL लगा देते तो करंट अपने पास निकल कर आ जाएगा। KVL क्या बोलते हैं कि नेट वोल्टेज जीरो होना चाहिए, तो अपन किसी भी पॉइंट से चल लेते हैं। दिस पॉइंट इज सपोज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। तो ऐसे अपन B की तरफ अगर जा रहे हैं तो मान लीजिए कि भाई करंट यू फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। तो फिर अपन लूप इसके अपन बात करेंगे A, D, C, B, A। इस वाले लूप के लिए अपन समीकरण लिखेंगे। एक ही लूप है तो बच्चों एक ही समीकरण बनेगा, एक केवल एक ही इक्वेशन बनेगी। तो अपन A से लेकर D पर कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा वोल्टेज ड्रॉप। D से लेकर अपन जब C पर जा रहे हैं तो बच्चों करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो बच्चों जब यहाँ पर करंट अगर एंटर करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर करंट जब एग्जिट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। करंट की वैल्यू कितनी? करंट इज, वी आर सपोजिंग दैट करंट इज कैपिटल I। तो कितना बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई I। प्लस में ये तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया 5 ओम के अगेंस्ट में। अपन 5 के बाद में जब C पर पहुंचे तो कोई एलिमेंट और नहीं है, C से लेकर B पर गए कोई एलिमेंट नहीं है। B से अपन जब इस तरफ जा रहे तो R2 रजिस्टर के अगेंस्ट में बच्चों जब यहाँ पर करंट अगर फ्लो करेगा, एंटर करेगा, यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना बनेगा? करंट कितना भाई इसका? I करंट है, पहले प्लस साइन आ रहा तो फिर प्लस का 2I आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट मल्टीप्लाइड भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना था? 2, करंट कितना? I है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 2I हो गया। इसका वोल्टेज ड्रॉप हमें, इसका हमें पोटेंशियल पहले से गिवन नहीं है, हमें वो कितना है? 4 है।
तो कितना आएगा बच्चों, जब अपन यू चल रहा है तो फिर माइनस साइन पहले आ रहा है, तो फिर माइनस को अपन यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला माइनस पहले आ रहा है ना, ये जो बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। यहां तक पहुंच के प्लस साइन को तो छोड़ दो, अब इसके अपन प्लस साइन पर है तो फिर इसका कितना लिखेंगे, प्लस ऑफ 2 वोल्ट, -4 प्लस ऑफ 2, प्लस ऑफ 2 पर है, इस पर जब आगे की तरफ चले तो फिर यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस साइन, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा, करंट कितना अपने पास I, रेजिस्टेंस कितना अपने पास में 1, तो फिर प्लस ऑफ 2, हाँ जी, प्लस ऑफ 2 वोल्ट अपन यहां तक आ चुके थे ना, यहां पर आएंगे अब, तो करंट कितना भाई अपने पास में I मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना हो जाएगा, I रह जाएगा, तो प्लस ऑफ I आ गया, नेट इज इक्वल टू 0, ये सम ऑफ दी क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज 0 कर दिया, 5I प्लस ऑफ 2I यानी कि 7I, माइनस ऑफ कितना रह जाएगा, -4 प्लस 2 यानी कि माइनस का 2, प्लस ऑफ I इज इक्वल टू 0, 8I माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो AI इज इक्वल टू 2/8, 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, अपने पास में अभी तक अपन लोगों ने KCL को कंप्लीट कर लिया है, KVL को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। इसको सैमुअल व्हीटस्टोन ने बनाया था 1942 के अंदर, ठीक है। करंट्स थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसमें अपन KVL को अप्लाई करते हैं, किसको अप्लाई करते हैं, KVL को, किरचॉफ्स लॉ को अपन अप्लाई करते हैं, KCL को भी अप्लाई करके अपन यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो ये नियम ही बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। खास बात ये होती है कि जब इसके अगर IG में अगर यानी कि इसके गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि IG की वैल्यू अगर 0 हो रही है, तो इन वाली आर्म्स का जो रेशियो है रेजिस्टेंस का वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि P अपॉन Q डिवाइडेड बाई R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये अपने पास में इस वाली इक्वेशन को अपन बोलते हैं कि बैलेंस इक्वेशन है, यानी कि संतुलन समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है। तो अपन को जो भी रेजिस्टेंस है उसका नियर बाई रेजिस्टेंस अपन को लेना है। तो बच्चों अगर मैं P की में बात करूं तो P वाला जो रेजिस्टेंस है वो 2 से कनेक्टेड है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसको अपन को कंसिडर ही नहीं करना। IG का जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो गया क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस उसका कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, या तो P और P के नियर बाई में कौन सा आ जाएगा, Q आ जाएगा या फिर R आ जाएगा, तो दोनों में से एक ले लो। तो इसका नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है, P, मैं अभी क्या ले रहा हूं, मैं अभी Q को ले लेता हूं, तो P अपॉन Q, दूसरा वाला रेजिस्टेंस कौन सा बचा फिर, R के नियर बाई कौन सा है, S आ जाएगा, तो R अपॉन S। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना कि P का नियर बाई रेजिस्टेंस कितना है, R को मैं लिख रहा हूं, Q को कंसिडर नहीं कर रहा, P अपॉन R को मैं लिख रहा हूं, तो P अपॉन Q, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला, तो इधर से इज इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला, तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन S। ये अपने पास में समीकरण बन गया, ठीक है। इसमें जो S जो होता है ये रहता है अपने पास, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है अपने पास में वेरिएबल, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये वाला होता है जनरली अननोन वैल्यू के। इस वाली आर्म्स में, इस वाली भुजा में, इस वाली आर्म में जो अपने पास जो रेजिस्टेंस अपन जो यहाँ पर लगाते हैं ये वाला अननोन वैल्यू का होता है, ठीक है। इस वाली भुजा में जो प्रतिरोध जो लगाया वो उसका मान अपन को ज्ञात करना होता है। समीकरण बहुत सिंपल है ये, तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज, यानी कि अपन बैटरी और धारामापी गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन को अपन अगर चेंज कर देते हैं तो क्या अपने पास में क्या रह जाएगा, क्या सर्किट में कुछ चेंज हो पाएगा। एक बार सर्किट को वापस से देखते हैं। ये रहा बच्चों, गैल्वेनोमीटर को मैं यहां से हटाकर हाँ जी, गैल्वेनोमीटर को अगर मैं यहां से हटाकर इधर अगर मैं लगा देता हूं, तो मैंने कहां पर लगा दी, मैंने इधर लगा दिया, ए और सी के बीच में मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। और बैटरी को मैंने ए और सी के बीच में से हटाकर मैंने यहां पर लगा दिया ऐसे। तो केवल उनके दिखाई देने का जो तरीका वो केवल वही चेंज हो रहा है, लेकिन ये अभी भी कैसा हो रहा है, ये अभी भी तो बैलेंस ही करेगा। पहले आप यहाँ पर जो करंट जो डिवाइड हो रहा था वो P से ए वाले पॉइंट से डिवाइड हो रहा था, अब जो करंट जो डिवाइड होगा B पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन द सर्किट। तो क्या होगा,
इन ए वेटिस्टोन विच द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज देन द न्यू बैलेंस पोजीशन विल बी, तो नई बैलेंस पोजीशन क्या रह जाएगी अपने पास में, अनचेंज रहेगी, संतुलन स्थिति पहले की तरह अपरिवर्तित रहेगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन ए गिवन फिगर। बच्चों ए और बी, ये रहा ए और बी, अपन को ए और बी बिंदुओं के मध्य में क्या निकालना है, प्रतिरोध अपन को निकालना है। ठीक है, सॉरी, ये हमें पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि विभव पतन अपन को निकालना है यहाँ पर इन दोनों बिंदु के मध्य में। तो बच्चों ये कितना अपने पास में, ये तो मान लीजिए मैं इसको P, इसको मैं Q बोल रहा हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ, इसको मैं S में बोल देता हूँ। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस वाली कंडीशन को और मैं देखता हूँ ना, तो फिर कितना आ रहा है अपने पास में, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना बन रहा है, इधर से 2 बन रहा है, इधर से 2 बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, बैलेंस सर्किट है। ये कैसे, ये संतुलित परिपथ है। ये जब ये संतुलित है तो बी पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल ए पॉइंट पर भी है, उतना ही पोटेंशियल क्या है, ए पॉइंट पर भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विभव पतन कितना रहेगा, विभवांतर कितना रहेगा बी और ए के बीच में, वो रहेगा अपने पास 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। ठीक है, आपको कोई भी सर्किट गिवन है, उसमें अगर पोटेंशियल ड्रॉप या फिर करंट पूछा गया किसी स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट भुजा के, किसी विशिष्ट बिंदुओं के मध्य में आपसे प्रतिरोध पूछा गया है, या फिर कोई दो बिंदुओं के मध्य में आपसे विभवांतर पूछा गया है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया, या फिर कुछ और राशि पूछी गई, तो सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करना है कि अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम पर ही कार्यरत करता है, ये कार्यरत होता है। ठीक है, तो बच्चे ये जो वायर हो जो होता है ना, इसके अंदर अपने पास में ये 1 मीटर की लेंथ का एक तार लगा होता है। ये 1 मीटर की लेंथ का क्या होता है, तार होता है। जो तार होता है ए बी, स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का आपको जो तार जो दिखाई दे रहा है ए बी, ये बनता है कॉन्स्टेंटिन वायर। इसका मटेरियल क्या होता है, ये इसका मटेरियल होता है कॉन्स्टेंटिन। ठीक है, इसकी जो कॉन्स्टेंटिन जो होता है ये बनता है अपने पास कॉपर प्लस निकल। कॉपर की वैल्यू होती है 55%, निकल की वैल्यू होती है 45%। कितनी वैल्यू हो जाती है, 45%। जब इसके 45% है, इसलिए कॉन्स्टेंटिन अपन क्यों बना रहे हैं, इस वाले अपन इस वाले कंपोजिशन को अपन क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ में आसानी से बदलती नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बच्चे ये रहा अपने पास में पी ब्रांच, तो इसको मान लीजिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जहां से कि रेजिस्टेंस वेरी करता है। ये अपने पास में एक्स अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। ए ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास में है सी, तो इस वाली वैल्यू, इस वाली एसी लेंथ का एक खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी, एल सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी होती है वायर की, वो होती है बच्चों 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। तो 100 में से अगर मैं एल को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो रह जाता है कितना, 100 माइनस एल। तो सीबी ब्रांच का अपने पास में रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, यहां तक हो गया। तो बच्चों जब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन अगर नहीं मिलता है, तो यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बनेगा बच्चों रो L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ये बनेगा अपने पास में रो 100 माइनस ऑफ L डिवाइडेड बाई A। ये अपने पास रेजिस्टेंस आ गया। तो फिर P की जगह पर क्या है, R है, ये रहा R। P अपॉन Q, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P अपॉन X, मैंने यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, यानी कि R अपॉन X। रेजिस्टेंस ऑफ ए जे, यहाँ पर J लिखो, मैंने यहाँ पर C लिखा था ना, इसको J मान लीजिए। J स्टैंड्स फॉर जॉकी, जो कि मूवेबल की होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ ए जे ब्रांच, तो बच्चों ए जे ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा अपने पास में, ये रहा। ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ जे बी ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ जे बी ब्रांच। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं आर ए जे की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली आ गई,
रो एल बाई ए और डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा हुआ आर जे बी, इस वाली ब्रांच की अपने पास में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। तो बच्चों रो से रो कैंसिल, क्या हो जाएगा रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, नहीं सॉरी एल से एल कैंसिल नहीं होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा अपने पास 100 माइनस एल तो रहेगा ऊपर, यानी कि एजे की जो लेंथ है वो अपने पास में ऊपर चली जाएगी, नहीं एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, यानी कि एजे डिवाइडेड बाई जे भी रह जाएगा अपने पास में, तो एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ये अपने पास में बैलेंस कंडीशन है मीटर बीच की। ठीक है यहाँ तक। तो फिर एक्स जो कि अननोन वैल्यू का जो रेजिस्टेंस उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास में वाली बन जाएगी। तो ये चीज आपको आसानी से याद हो सकती है मीटर ब्रिज, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है इस वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, बट किस टॉपिक का आ जाए, केवीएल, उसके बाद में व्हीटस्टोन, उसके बाद में मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर कम इंपॉर्टेंट है तो से, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है बाकी के 3 टॉपिक के कंपैरिजन में। सबसे इंपॉर्टेंट तो इलेक्ट्रिकल वही सबसे इंपॉर्टेंट तो केवीएल ही है। बच्चों अपने पास में क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इन दिस सर्किट जीरो डिफ्लेक्शन इज शोन इन द फिगर इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो इस वाले रेजिस्टेंस का अपन को मान चाहिए, तो रेजिस्टेंस बॉक्स इसकी वैल्यू कितनी अपने पास में 55, ये तो हो जाएगा अपने पास में लेंथ एल, दिस इज द लेंथ एल। ठीक है, कितना है वो बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस एल कितना रह जाएगा 80 सेंटीमीटर। इक्वेशन क्या बनती है अपने पास में पी अपॉन क्यू, यानी कि 55 डिवाइडेड बाई आर, जो कि अपन को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, यानी कि 80। ठीक है, तो फिर 55 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आर, इज इक्वल टू 1/4। सो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 55 इंटू 4 कितना होता है, ये रहता है 220 ओम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ना विभव माप यानी कि पोटेंशियोमीटर, क्या अपने पास में पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अपने पास में नेट जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वो कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई आर से अपन लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर से लिखेंगे। ये जो तार होता है इसका मीटर बीच के तार की लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। यहाँ पर 100 मीटर जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है उसकी लेंथ को अपन इंक्रीज कर लेते हैं। जनरली स्कूल पर्पस पे, स्कूल के लेवल पर पोटेंशियोमीटर के वायर की जो लेंथ होती है वो होती है 1000 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर के अपने पास में 10 कॉम्बिनेशन होते हैं, वो पूरे के पूरे सीरीज में ही होता है, पूरे के पूरे सीरीज में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर मैंने उसको कितना ले रखा 1 2 3 4, ये कितना है, हाँ कितने, तो ये बच्चों 400 सेंटीमीटर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप कैसा हो जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट, अपने पास में इसका सिद्धांत क्या होता है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। किसी भी सेक्शन में, किसी भाग में ये जो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा, विभव पतन का जो मान होगा वो वायर की लेंथ के समानुपाती होगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू दी L और V इज इक्वल टू के आई। कि यहां पर अपने पास में कांस्टेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विभव प्रवणता। ठीक है, पोटेंशियल क्वेश्चन है अपने पास में, पोटेंशियोमीटर इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 0, इनफाइनाइट, अनसर्टेन, डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करा, तो फिर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस काम में आती है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो अभी ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। सॉरी ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर, यानी कि इनफाइनाइट इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप प्रॉपर हो सके। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर
टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बदलना नहीं है। अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट बच्चों अगर ज्यादा हो गया, नेग्लिजिबल होता है, लो भी नहीं, सही आंसर अगर नेग्लिजिबल ऑप्शन है ना तो नगण्य होगा। इसका प्रतिरोध बदलना नहीं चाहिए, बदल के तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों अपने पास में सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर अपने पास में दो सेल है, उनके ईएमएफ का केवल कंपैरिजन करना है कि किसका ईएमएफ ज्यादा किसका कम है। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ पर जो की लगा हुआ है इसको अपन ने प्रेस कर दिया, की को प्रेस कर दी, तो फिर अपन एक टाइम पर E1 को काम में ले रहे, E1 को अपन ने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि टू वे स्विच वो होता है, की होती है, उस टू वे स्विच में से अपन ने क्या कर दिया कि यहाँ से की निकाल के यहाँ पर लगा दी है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि E1 एक्टिव हो जाएगा। इसमें अपन ने की लगा दी तो ये वाला पार्ट एक्टिव हो गया, तो करंट यू फ्लो करेगा सिर्फ इसमें से। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, एक बैलेंस लेंथ ले, तो E1 के लिए जो बैलेंस लेंथ आ गई वो कितनी आ गई अपने पास में, E1 इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा, रो L1 डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए होता है। बैलेंस लेंथ कितनी थी, L1 थी। इसी तरीके से अपन ने अब यहाँ से क्या किया कि भाई इनमें से अपन ने की निकाली बार और इसमें की को इंसर्ट कर दिया। जब इसमें से अगर की को इंसर्ट कर दिया है, इसमें जब इस वाले पार्ट में की को अगर इंसर्ट करें तो बच्चों E1 तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, E2 एक्टिवेट हो जाएगा। जब E2 अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके अगेंस्ट में वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना कर देगा, E2 इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो अपन कंपैरिजन जब करते हैं बच्चों, जब भी अपन को कंपैरिजन करना होता है तो फिर हमेशा अपन डिवाइड करते हैं, तुलना करनी है ना दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की, तो फिर अपन को क्या करना होता है, अपन को डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइड अपन को और करना है तो फिर क्या करेंगे इस वाले केस में, यहाँ पर डिवाइड करने के लिए E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 अपॉन L2 रह जाएगा। अच्छा, ये जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है ये भी कॉन्स्टेंटिन का बना होता है। ठीक है, यानी कि 55% कॉपर और 45% निकल। तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है बच्चों ये वाली, आपको सीधा सीधा इसमें ये वाली वैल्यू गिवन होगी, ये वाली वैल्यू गिवन होगी, आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का अपन को मापन करना है। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर अपन करेंगे क्या कि एक और तो अपन की ये जो की लगी हुई है इसको अपन हटाएंगे यहाँ से और अपन एक रीडिंग लेंगे। जो रीडिंग में जो बैलेंस लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास में L1, ये लिखा हुआ है ना। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स RB, L1 डिस्टेंस व्हेन द की इज ओपन। इसको अपन ने हटा रखा है यहाँ से, क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाला हुआ है इस वाले की को। ये वाले की तो रहती है बच्चे, ये वाला जो सर्किट होता है दिस सर्किट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ बोल देते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं कि सेकेंडरी सर्किट है। तो अपन ने की को यहाँ से हटा रखा है पहले, ये वाली की कैसे ओपन है, जब की ओपन है तो फिर अपने पास में बैलेंस लेंथ जो निकल कर एक आ जाएगी L1। ठीक है, L1 की वैल्यू L2 से ज्यादा होती है ना। व्हाट इज L2, L2 क्या है, डिस्टेंस व्हेन द की इज क्लोज्ड, यानी कि जब अपन ने की को लगा दिया तो अपने पास में जब ये सर्किट अगर बैलेंस हो रहा है तो इसकी जो लेंथ जो निकल कर आ रही है, बैलेंस लेंथ जो निकल कर है वो कितने अपने पास में L2, तो कितना रह जाएगा, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। तो L2 को एलसीएम ले लिया तो फिर कितना रह जाएगा अपने पास में L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R। तो बच्चों हमेशा ही L1 इज ग्रेटर देन L2 रहेगा। ये आपको पहचानने में आसान नहीं है कि L1 L2 किसको माना है। और आपको और प्रॉब्लम हो रही है कि भाई L1 L2 कौन सा होगा, कैसे कौन से की निकाली गई, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो फिर एक काम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि जो बड़ी वाली वैल्यू उसको अपन L1 बोल देंगे, जो छोटी वाली वैल्यू उसको L2 बोल देंगे, अपन को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में पढ़ाकर मैं चल रहा हूँ। कोई दूसरे फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। ये पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होता है तो फिर यहाँ पर अपन को सिंप्लीफाई करके ही चलना है, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंसिंग लेंथ। अभी पढ़ा है ना, तो बैलेंसिंग लेंथ की टर्म्स में अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा ऑप्शन है R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R। कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए। आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये ऑप्शन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट।
द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसको अपन मेजर नहीं कर सकते? ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये मीटर से भी ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। अपन लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इससे मेजर कर सकते हैं। निम्न मान वाले रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को अपन मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमएफ को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। धारिता और स्वप्रेरित को अपन यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों ये अपने पास में चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। सीयूटी की तरफ से, जो टीआरआई की तरफ से, यानी कि द रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट की तरफ से सीयूटी की जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें अपन ने अभी तक 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आई होप दैट ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम होती तो फिर आप लोग डाउट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वाला चैप्टर अपन कवर करेंगे, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बाय ऑल ऑफ यू।